फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, जलवाहक स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो जलवाहक स्कीम है वो क्यों लॉन्च की गई है? तो कार्गो मूवमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए। कार्गो मूवमेंट कहाँ से इंसेंटिवाइज करने के लिए? जो कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज का यूज करके हो रहा है, वो कार्गो मूवमेंट को इंसेंटिवाइज करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये न्यूज़ को समझने से पहले ये इनलैंड वाटरवे के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। अभी देखो, हमारे देश में जिस तरीके से अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो हम रोडवे का उपयोग करते हैं। रोडवे का उपयोग करते हैं। दूसरा मोड है हम रेलवे का उपयोग करते हैं। तीसरा मोड है हम एयरवे का उपयोग करते हैं, बराबर ना? ओके, लेकिन देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटरवे का भी उपयोग हो सकता है, जो हम बहुत ही कम करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे देश में टोटल 111 इनलैंड वाटरवेज है। 111 इनलैंड वाटरवेज है, 111, और उसमें से भी 13 13 नेशनल वाटरवे है जो अभी ऑपरेशन में है, बराबर ना? तो ये 13 नेशनल वाटरवे और 111 इनलैंड वाटरवे, बराबर ना? जहाँ से हम वाटरवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, हम कार्गो मूवमेंट भी करवा सकते हैं वहां से, बराबर ना? तो यहाँ पे ये स्कीम के अंदर बोला गया है कि अगर कोई कंपनी जो अभी तक अपना सामान या तो रोडवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती थी, या तो रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती थी, और देश के अंदर तो एयरवे का उपयोग बहुत ही कम होगा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपना सामान को भेजना चाहते हैं तो, लेकिन ये नॉर्मली रोडवे और रेलवे के माध्यम से ज़्यादा कार्गो मूवमेंट होता था देश के अंदर अंदर। इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन भी हो रहा है, कार्बन एमिशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका यहाँ पे अल्टरनेटिव सोचा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई कंपनी ये रोडवे और रेलवे की जगह पे अगर वाटरवे का उपयोग करेगी तो हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो शुरुआत में ये स्कीम का जो फर्स्ट पार्ट है, तो जो नेशनल वाटरवे वन है जो गंगा नदी के ऊपर है 1620 किलोमीटर का, नेशनल वाटरवे टू है जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है 891 किलोमीटर का, और नेशनल वाटरवे 16 16 अगर मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 16 जो बराक के ऊपर है, बराबर है, बराक के ऊपर। तो अगर अगर कोई कंपनी अभी शुरुआत के फर्स्ट फेज में ये 3 नेशनल वाटरवे के ऊपर अगर अपना कार्गो मूवमेंट करवाता है तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इंसेंटिवाइज कितना किया जाएगा? तो उसका जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट करने का, उसमें 35% री इम्बर्समेंट दिया जाएगा कंपनी को, बराबर ना? ध्यान में रखना है। तो ये जो इंसेंटिवाइज करने की जो अनाउंसमेंट किया गया वो कौन से स्कीम के अंदर में किया गया है? जलवाहक स्कीम, ध्यान में रखना है, बराबर ना? जलवाहक स्कीम में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करना है वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये नेशनल वाटरवे या तो फिर वाटरवे को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अगर एक डेटा की अगर हम बात करें कि अगर मुझे एक सामान, फॉर एग्जांपल 1 टन सामान को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है रेलवे के माध्यम से, तो मेरा खर्चा होगा 1.36 रुपीज़। अगर मुझे 1 टन सामान को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है रोडवे के माध्यम से तो मेरा खर्चा होगा 2.5 रुपीज़। अगर मुझे 1 टन सामान 1 किलोमीटर तक लेके जाना है इंडियन वाटरवे के माध्यम से तो मेरा खर्चा कितना होगा? 1.06 रुपीज़। आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे सबसे मिनिमम खर्चा होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट की वजह से ये वाटरवे को प्रमोट किया जा रहा है जलवाहक स्कीम के माध्यम से। और लास्ट 7 ईयर्स के अंदर हमारा जो वाटरवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन और बढ़ाने की यहाँ पे बात चल रही है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं बात करूँ हमारे देश में जो ये इनलैंड वाटरवे है उसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है एक संस्था, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, बराबर ना? और 14,500 किलोमीटर का जो हमारा इंडियन वाटरवे है उसको रेगुलेट करती है ये संस्था, बराबर ना? टोटल 111 वाटरवेज है और उसमें से 13 नेशनल वाटरवे है, ध्यान में रखना है, जो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंडर में डिक्लेयर किए गए हैं, बराबर ना? ओके। और
क्राइटेरिया क्या है, एक पर्टिकुलर इनलैंड वाटरवे को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये कमेटी ने बोला है कि अगर कोई इनलैंड वाटरवे की जो कैपेबिलिटी है, नेविगेशन कैपेबिलिटी, वो रीजनेबल साइज की होगी, वहां से मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल अगर पसार हो सकते हैं, तो उस इनलैंड वाटरवे को हम नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनलैंड वाटरवे, इसकी मिनिमम विथ 45 मीटर होनी चाहिए और मिनिमम डेप्थ 1.5 मीटर होनी चाहिए, तब जाके हम उसको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा वो इनलैंड वाटरवे मिनिमम 50 किलोमीटर तक की स्ट्रेंथ का होना चाहिए, बराबर ना। उसके अलावा वो इनलैंड वाटरवे की जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो अच्छी खासी होनी चाहिए, मल्टीपल स्टेट के साथ वो कनेक्ट होता होना चाहिए, बराबर ना। और वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो उस इनलैंड वाटरवे को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जा सकता है, बराबर ना। ओके, राइट। तो नेशनल वाटरवे को कौन हैंडल करता है हमारे देश में? इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब पूरी इंडियन वाटरवेज को ये रेगुलेट करती है। और जलवाग स्कीम के अंदर में जो अभी शुरुआत में नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 के ऊपर अगर कोई कार्गो मिट होगा तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, 35% तक का रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और जो जीएसटी लगाया जाने वाला था लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, उसको अभी कुछ दिनों के लिए डिफर्ड किया गया है। तो ये न्यूज़ क्या है, इसको समझने से पहले हमको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी एक टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हमारे देश में अगर मैं टैक्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करूँ तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स पेयर के पॉकेट में से डायरेक्टली कटता है, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये हमारे पॉकेट से डायरेक्टली कटता है, बराबर, डायरेक्टली सरकार के पास, हमारे पास से जाता है एज अ टैक्स पेयर, बराबर ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्स पेयर इसको डायरेक्टली पे नहीं करता गवर्नमेंट को, टैक्स पेयर कोई थर्ड पार्टी की मदद से इसको गवर्नमेंट को पे करता है, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो पहले ये सब इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग लगते थे, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, बराबर ना। लेकिन ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया, और वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, और इसका नाम दिया गया जीएसटी। ये सभी टैक्स को बंद करके उसको एक नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर नाम, जिसके बारे में हम पीछे बात करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम एज अ कस्टमर, एज अ टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई शॉप में से कोई बिस्किट का पैकेट लिया, तो उस बिस्किट का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया है, तो उसमें मैंने जीएसटी भी पे कर दिया उस बिस्किट के ऊपर, बराबर ना, जो दुकानदार गवर्नमेंट को पे करेगा मेरी तरफ से, सिंपल, बराबर ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, समझ में आया कि नहीं? ओके। और अगर मैं वन नेशन वन टैक्स जीएसटी की बात करूं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, ऑफिशियली नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जीएसटी बिल लाया गया 2014 के अंदर, और इस बिलीव टू बी द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लाया गया, जीएसटी बिल पास किया गया, 122वां अमेंडमेंट करके जीएसटी बिल को अनाउंस किया गया पार्लियामेंट के अंदर, बराबर ना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर द जीएसटी वो पास किया गया राज्यसभा के अंदर 2016 के अंदर, और उसको लोकसभा के अंदर अप्रूव किया गया 2015 के अंदर, बराबर ना, राइट। और ये जो बिल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122वां अमेंडमेंट करके बनाया गया था, उसको राज्यसभा के अंदर 3 अगस्त 2016 को पास किया गया, जो लोकसभा के अंदर 2015 के अंदर पास हो चुका था। और ये जीएसटी इज अ शेड्यूल टू बी रोल आउट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, बराबर। और जीएसटी को कब से लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल 2017 से लॉन्च किया गया, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो जितने भी टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वेट, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस सभी को बंद करके, मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स लॉन्च किया गया, जीएसटी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी की भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। अभी देखो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 20 रुपया कोई प्रोडक्ट के पीछे अगर मैं जीएसटी पे करता हूँ,
तो उसमें से कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा CGST के तौर पे, और उसमें से कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा SGST के तौर पे, बराबर ना। तो जीएसटी के फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 रुपया पे किया तो उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूनियन टेरिटरी में रहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 रुपया पे किया जीएसटी के तौर पे, तो उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% पैसा यूनियन टेरिटरी के पास जाएगा UGST के तौर पे। ओके, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा गुड्स पे किया, ऐसा गुड्स परचेज किया, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात में रहता हूँ और मैंने राजस्थान से कोई चीज़ परचेज की, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक तो CGST और एक IGST। अभी देखो इसमें CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बराबर ना। अगर मैंने गुजरात में से चीज़ परचेज की है राजस्थान में से, बराबर ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा मिलेगा CGST का। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीएसटी के तौर पे 20 रुपया दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 रुपया मिलेगा। लेकिन मैंने गुजरात में से परचेस किया राजस्थान के अंदर से, तो यहाँ पे जो IGST है ना, IGST वो कौन सी स्टेट को मिलेगा? वो कौन से स्टेट को मिलेगा? तो जो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, कौन सा स्टेट करवा रहा है? राजस्थान गवर्नमेंट, उसको IGST का पैसा मिलेगा, बराबर ना। जो मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट, उसको IGST का पैसा मिलेगा, बराबर 10 रुपया, ध्यान में रखना है। तो जब मैं एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर मैं कोई सामान को परचेज कर रहा हूँ तो इंटीग्रेटेड जीएसटी पिक्चर में आएगा, सिंपल, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो जीएसटी में CGST, SGST, IGST और UGST क्या है वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और अगर मैं बात करूँ जीएसटी के अंदर कितना कितना परसेंट टैक्स लगता है, तो 0%। टोटल वैसे तो 5 स्लैब है, लेकिन अगर मैं 0% से काउंट करूँ तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, बराबर। तो ये 5 स्लैब के अंदर टैक्स को लिया जाता है जीएसटी के अंदर, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, बराबर ना। 0% किसके ऊपर लगता है? तो 50% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग द फूड ग्रेन, 5% मास कंजप्शन लाइक स्पीसीज और मस्टर्ड ऑयल के ऊपर लगता है, 12% प्रोसेस फूड के ऊपर लगता है, 18% सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन जो ऐसी चीज़ है उसके ऊपर लगता है, 28% जो लग्जरियस कार्स है, वाइट गुड्स है, उसके ऊपर लगता है, 28% प्लस सेज लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको, बराबर ना, एडिटेड ड्रिंक्स, बराबर, ये सब 28% उसके ऊपर भी सेस लगता है, राइट। तो जीएसटी अगर आपको पूछा जाए कि जीएसटी के अंदर कितने स्लैब है, तो 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और ओके, ये जो कौन सी चीज़ के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा वो सब डिसाइड कौन करता है फ्रेंड्स? जीएसटी काउंसिल। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएसटी कौन सी इसके ऊपर कितना लगेगा वो सब डिसाइड करने का काम है जीएसटी काउंसिल का, जिसको आर्टिकल 279A के अंडर में बनाया गया है। और ये जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके अंदर बैठते हैं। तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर एक चेयरपर्सन, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द रेवेन्यू और फाइनेंस, और उसके अलावा हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बराबर ना। ओके, और अगर यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मेजोरिटी पास करनी पड़ती है। एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटेड, जितने लोगों ने वोट किया कोई पर्टिकुलर डिसीजन को पास करने के लिए, उसमें से 3/4 मतलब 75% मेजोरिटी अगर होगी तभी जाके कोई डिसीजन पास हो पाएगा, बराबर ना। ओके, और जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका 1/3 वेटेज रहता है, यूनियन गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनका, और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं उसका 2/3 वेटेज रहता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब शुरू हो पाएगी? जब उसके जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर है उसमें से 50% मेंबर प्रेजेंट हो गए, तभी जाके इस मीटिंग को शुरू किया जा सकता है, बराबर ना। ओके, और अगर मैं इस जीएसटी काउंसिल के पावर्स और फंक्शंस की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, बराबर ना, वो सब कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल, बराबर। और उसके अलावा जीएसटी के ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करने का काम भी जीएसटी काउंसिल का है। और कोई भी चीज़ जीएसटी के लगती कोई भी चीज़ अगर है तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके,
तो अभी हम ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी जो लगाया जाने वाला था, एक्चुअल में ऐसा बोला जा रहा था कि जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं, उसका जो प्रीमियम पे करे उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन उसको अभी डिफर किया गया है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, इसमें यह डिसीजन लिया गया, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई अभी, बराबर ना? और उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी कम किया गया और कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी बढ़ाया गया है, बराबर ना? आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि पॉपकॉर्न के ऊपर जो टैक्सेशन है ना, वो 5% से 12% कर दिया गया। पहले वो पॉपकॉर्न के ऊपर, जो आप पॉपकॉर्न खाते हो, वो पहले 5% जीएसटी लगता था, उसके ऊपर अभी 12% लगाया गया है, बराबर ना? ओके। और गिफ्ट वाउचर से उसको टैक्सेबल नहीं रखा गया है, और उसके अलावा जो फोर्टिफाइड राइस है, बराबर ना? ओके, उसके ऊपर पहले जो 18% जीएसटी लगता था, अभी उसके ऊपर कितना लगेगा? 5%। तो ये सब चीज़ आपके लिए काम की नहीं है कि भाई किसके ऊपर कितना जीएसटी, क्योंकि डायनेमिक चीज़ है, बराबर ना? लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि जीएसटी के ऊपर कौन ध्यान रखता है, और उसके अलावा जीएसटी क्या है, वो सब आपको स्टेटिक चीज़ें पता होनी जरूरी है, बराबर ना? राइट। ओके। चलो, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में हमको अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि जो हाफ ऑफ मनरेगा साइट्स है, जिसको इंस्पेक्ट किया गया बंगाल के अंदर, उसके अंदर फ्लॉज देखने को मिले हैं। ये जो रिप्लाई है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तौर पे मिला है गवर्नमेंट के पास से। तो ये जो रिप्लाई है वो हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है इस आर्टिकल में से मनरेगा स्कीम। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, मनरेगा स्कीम क्या है। अगर मैं इस मनरेगा स्कीम के बारे में बात करूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नाम से ही पता चलता है कि इस स्कीम के अंडर में क्या प्रोवाइड किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। अभी एक्चुअल में ये स्कीम के अंडर में अगर कोई अनस्किल वर्कर है, जो जिसको जॉब नहीं मिल रही है, अनस्किल वर्कर जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बराबर ना? तो क्राइटेरिया होता है अगर आप इस स्कीम के अंदर में जॉब लेना चाहते हो तो, बराबर। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को इसके अंदर में जॉब मिलेगा। तो लेकिन कोई अनस्किल वर्कर है जिसको कोई जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, वो इस स्कीम के अंडर में अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड की जाती है। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिली, तो जॉब न मिलने पर भी आपको पैसा मिलेगा 100 दिन तक। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना? ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में। ये जो स्कीम है 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और ये एक लीगल गारंटी प्रोवाइड करता है 100 दिन के लिए एक एम्प्लॉयमेंट की इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू बिल्ड द मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, बराबर ना? तो अगर मैं इस स्कीम के अंदर बात करूं, तो अभी तक 2023-24 तक 14.32 करोड़ जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको इस स्कीम के अंडर में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिल चुकी है, बराबर ना? 2005 से लेके अभी तक की अगर बात करें तो जिस तरीके से मैंने बात किया, इस स्कीम की जो मेजर फीचर्स है, इसमें लीगल गारंटी प्रोवाइड की जाती है। 15 दिन के अंदर अगर जॉब ना मिले तो ना मिलने पर भी, बराबर, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ध्यान में रखना है। और सेक्शन 17 ऑफ द मनरेगा हैज मैंडेटेड द सोशल ऑडिट ऑफ द ऑल वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंडर में जो भी वर्क दिया जाता है एक पर्टिकुलर वर्कर को, उसका सोशल ऑडिट होगा। सोशल ऑडिट का मतलब क्या हो गया कि उस वर्क के माध्यम से उस व्यक्ति का कितना सोशली अपलिफ्टमेंट हुआ, बराबर ना? उसका परचेसिंग पावर, उसकी समाज के अंदर कितनी प्रगति हुई, वो भी उस ऑडिट होता है सेक्शन 17 ऑफ द मनरेगा के अंडर में, बराबर, ध्यान में रखना है। और ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जिस तरीके से ये आप देख सकते हो कि ये जो अनस्किल्ड वर्कर है जिनको कोई जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ाना है, उनकी लाइफस्टाइल बढ़ानी, इंप्रूव करनी है, उनको पॉवर्टी लाइन से बाहर लाना है, वो सब ऑब्जेक्टिव से स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर। ओके। कुछ चैलेंजेस भी है इस स्कीम के अंडर में। तो इस स्कीम के अंडर में एक्चुअल में आप देखते होंगे पेपर्स के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि मनरेगा के अंदर है ना, जो वर्कर्स को पैसा है वो बहुत डिले से मिलता है, बराबर ना? और बहुत ही इनसफिशिएंट पैसा मिलता है उनके काम के अकॉर्डिंग, बराबर ना? ओके। उसके अलावा कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन किया गया है कि जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको सबसे पहले पैसा मिलता है, उसके अलावा जो नॉन SC ST वर्कर्स हैं उनको बाद में पैसा मिलता है। तो ऐसा कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन किया गया है। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन उसका जो रोल है वो बहुत ही इनइफेक्टिव रोल है इस स्कीम के अंडर में। और जो वर्क जो प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंडर में,
उसमें से सर्वे करने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो मनरेगा के अंडर में जो भी वर्क किया जाता है वो वर्क है ना बाद में इनकम्प्लीट रहता है, बराबर ना? ओके। तो ये कुछ चैलेंजेस है इस स्कीम के अंडर में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, बराबर ना? ओके। ये स्कीम हम रिसेंट न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से कि बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी मनरेगा साइट्स है उसमें से हाफ ऑफ मनरेगा साइट्स के अंदर फ्लॉज, मतलब फ्रॉड देखने को मिले हैं, बराबर ना? बहुत सारे करप्शंस देखने को मिले हैं। जो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मनरेगा स्कीम, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा किसान कवच को डेवलप किया गया है टू हेल्प द फार्मर्स, बराबर ना? तो ये किसान कवच क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो किसान कवच एक पीपीई किट है। पीपीई किट आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, बराबर ना? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बराबर ना? राइट। तो ये जो किसान कवच है ना, वो फार्मर्स के लिए एक पीपीई किट डिजाइन की गई बेसिकली। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बराबर ना? तो आपको पता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो पूरे दिन फार्मिंग करते रहते हैं, बराबर ना? और फार्मिंग के अंदर हम पेस्टिसाइड्स का बहुत सारे यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बराबर ना? और बहुत सारी जंतुनाशक दवा, जहरी जंतुनाशक दवा होती है उसका यूज़ करते हैं। तो ये सब फार्मर के बॉडी के साथ डायरेक्टली टच में आते हैं, इसकी वजह से फार्मर के हेल्थ को नुकसान होता है। तो ये पेस्टिसाइड्स से फार्मर्स को बचाने के लिए एंटी पेस्टिसाइड्स पीपीई किट तैयार की गई है, जिसका नाम दिया गया है किसान कवच, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, बराबर ना? और इस किसान कवच की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं फ्रेंड्स, इसके फीचर्स की अगर बात करूं, तो इस किट के अंदर एक ट्राउजर होगा, एक पुल ओवर होगा और एक फेस कवर होगा जो ऑक्सिन फैब्रिक का बना होगा, बराबर ना? दैट कैन केमिकली ब्रेक डाउन एनी ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स दैट गेट स्प्रेड ऑन टू द क्लोथ और बॉडी ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑपरेशंस। तो जब फार्मर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करेगा तो उसके क्लोथ के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स चिपकेंगे वो उसके बॉडी तक नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस किसान कवच, बराबर ना? इसका एक किट का जो प्राइस है वो 4000 रुपीज रहेगा। और वर्किंग कैसे करेगा? तो द किसान कवच फैब्रिक कैन बी डीएक्टिवेट द पेस्टिसाइड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट थ्रू न्यूक्लियोफिलिक मेडिएटेड हाइड्रोलिसिस, बराबर ना? देयर बाय प्रिवेंटिंग पेस्टिसाइड इंडक्टेड टॉक्सिसिटी एंड लेथलिटी, ध्यान में रखना है, बराबर ना? तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड से बचाने के लिए ये स्कीम, ये पीपीई किट को तैयार किया गया है किसान कवच, ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बराबर ना? तो इट इज डेवलप बाय द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल जो बेंगलोर के अंदर है। और इसने कोलाबोरेशन किया था सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इन दोनों संस्था ने साथ में मिलके ये किसान कवच को तैयार किया है, बराबर ना? तो साइंटिफिकली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कौन से प्रोजेक्ट का? केन बेतवा प्रोजेक्ट का। तो ये केन बेतवा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, और उसका अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। इसके लिए रिसेंट न्यूज़ में है। हमारे लिए केन बेतवा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केन और बेतवा है ना फ्रेंड्स, दो रिवर है, केन रिवर और बेतवा रिवर। पहले हम इन दोनों रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, बराबर ना? जो वाइट वाला एरिया है वो मध्य प्रदेश का है, और जो ये थोड़ा येलोइश वाला जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, बराबर ना? तो ये जो केन रिवर है, अगर मैं केन रिवर की बात करूँ, ये केन रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? मध्य प्रदेश से। और ये जो बेतवा रिवर है वो भी कहाँ से ओरिजिन होती है? मध्य प्रदेश से, बराबर ना? तो ये केन रिवर आप देख सकते हो ऐसे करके, वो यमुना नदी, ये जो नदी है वो यमुना नदी है। तो केन रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होके यूपी में यमुना नदी में वो मिक्स हो जाती है। सिमिलरली जो बेतवा रिवर है वो भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होके यूपी के अंदर यमुना नदी के अंदर वो मिक्स हो जाती है, राइट? तो ये यमुना नदी के अंदर, ये बोल सकते हैं आप, यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं केन और बेतवा रिवर। तो ये केन और बेतवा को इंटरलिंक करना है। इसके लिए यहाँ पे ये कैनाल, इस तरीके से कैनाल बिछाए जाने का प्लान है। इस तरीके से कैनाल को बिछाना है किसके बीच में? केन रिवर और बेतवा रिवर के बीच में। ओके। तो एक्चुअली ये कैनाल क्यों
बिछानी है केन और बेतवा के बीच में, ये प्रोजेक्ट को क्यों एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि केन रिवर के अंदर बहुत सारा सरप्लस पानी है। केन रिवर के अंदर बहुत सारा सरप्लस पानी है और बेतवा के अंदर बहुत ही कम पानी है, बहुत ही कम पानी है। तो इसकी वजह से ये जो बेतवा के जो आसपास वाले एरिया है, ये जो बारवा सागर है, ये ललितपुर है, बराबर ना, ये झांसी वाला जो एरिया है, मतलब ये उसको बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी। यूपी का बुंदेलखंड रीजन को सरप्लस मात्रा में नहीं, सफिशिएंट मात्रा में पानी मिल सके इरिगेशन पर्पस के लिए, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसकी वजह से यहाँ पे जो केन रिवर है उसका सरप्लस पानी यहाँ पे डाइवर्ट करने की बात चल रही है कैनाल के माध्यम से। और वो कहाँ पे जाएगा वो पानी, बेटवा रिवर के अंदर, और जो वो आसपास का एरिया है बुंदेलखंड रीजन, उसको ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, इसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पे बनाया जा रहा है, बराबर ना। तो ये एक ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, वहाँ पे एक दऊधान डैम है, दऊधान डैम। तो इस डैम के माध्यम से पानी को स्टोर करके यहाँ पे आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, बराबर ना। तो और ये जो एरिया है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वो कौन सा एरिया है, पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का। ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ही ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और ये कैनाल के माध्यम से केन रिवर और बेतवा रिवर को लिंक करनी है, क्योंकि केन के अंदर सरप्लस पानी है और बेतवा के अंदर कम पानी है। तो ये बेतवा के अंदर पानी आएगा तो ये उसके जो आसपास का एरिया है उसको इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी मिल सकेगा, बराबर ना। तो ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट वो इंटरलिंक करना है केन रिवर जो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और उसको बेतवा रिवर के साथ, जो यूपी के अंदर जो बेतवा रिवर का पार्ट है उसके साथ इंटरलिंक करना है, ताकि ये जो यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है जिसमें झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट, बराबर, जो यूपी के ये जो डिस्ट्रिक्ट आ गए, बराबर, उसके अलावा टिकामगढ़, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, उसको यहाँ पे इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी मिल सके, बराबर ना। ओके, और केन बेतवा है ना, वो वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, बराबर, उसमें से एक प्रोजेक्ट है केन बेतवा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और सिग्निफिकेंस क्या है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो सरप्लस पानी है केन रिवर का उसको बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि ड्रिंकिंग वाटर मिल सके 62 लाख पीपल को। उसके अलावा 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर भी क्रिएट किया जा सके पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास, वो जो डैम था ना, वो डैम, डैम कौन सा फ्रेंड्स, ये दऊधान डैम, बराबर ना, पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास एक डैम क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है यहाँ पे, बराबर ना। ओके, और और ये जो रिवर लिंकिंग होता है फ्रेंड्स, वो हमारा एक प्लान चलता है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। देखो, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इसको बोलते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। उसके अंदर एक रिवर में से जो सरप्लस रिवर है जिसमें सरप्लस वाटर है, वो रिवर में से पानी जिसमें कम वाटर है, शॉर्टेज है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है, कौन से प्लान के अंदर में, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर में, बराबर ना। ओके, और अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हैज आइडेंटिफाइड 30 लिंक्स, उसने 30 लिंक अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। तो अभी तक ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर 30 लिंक्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कौन, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें से 16 है ना वो पेनिसुलर रीजन के अंदर है और 14 जो लिंक्स है वो हिमालयन रीजन के अंदर है। अभी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का ये वाला, ये पूरी इंडिया को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, तो ये जो वाला पार्ट है नीचे वाला साउथर्न पार्ट, बराबर ना, इसके आसपास तीनों तीन दिशा में, एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन है और तीसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो जो रीजन को अगर वो तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, उस रीजन को बोलते हैं जियोग्राफी की भाषा में पेनिसुलर रीजन। तो ये पेनिसुलर रीजन के अंदर टोटल मिला के 16 लिंक्स क्रिएट करनी है, और जो हिमालयन कंपोनेंट है हमारे देश का, ये यहाँ पे हिमालयन कंपोनेंट है, वहां से भी
14 लिंक्स क्रिएट करने हैं, टोटल मिला के 30 लिंक्स क्रिएट करना है, 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है टोटल मिला के। कौन से प्लान के अंडर में? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर में, जिसको नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। और उसमें से ये है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं केन और बेतवा रिवर्स के कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में बात करूं, तो ये जो केन और बेतवा रिवर है, वो दोनों ही ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? एमपी से। और वो ट्रिब्यूटरी से यमुना नदी की, ध्यान में रखना है। केन यमुना नदी को कहाँ पे मीट कर रही है? बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी के अंदर। और जो बेतवा है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पे यमुना नदी को मीट कर रही है, बराबर ना? ओके। तो अगर मैं बेतवा नदी के ऊपर के डैम्स की बात करूँ, तो राजगढ़ डैम है, परिचा डैम है, माटा टीला डैम है। और उसके अलावा अगर मैं कैन रिवर के ऊपर बात करूँ, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर अभी जो हमने डैम की बात की, वो डैम कैन रिवर के ऊपर है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। ये कैन बेतवा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अभी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, इसके लिए हमें ये रिसेंट न्यूज में पढ़ रहा है, बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस पूरे न्यूज में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि इंडिया गॉट 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसीज इन 2024। 2024 में जितना भी ग्लोबल लेवल पे रेमिटेंस रिसीव हुआ है, उसमें 14.3% अकेले मात्र किसने रिसीव किया है? इंडिया ने, बराबर ना? हाईएस्ट एवर रेमिटेंस रिसीव किया है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। इसके लिए हम ये रिसेंट न्यूज में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। चल, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, टॉप 5 रेमिटेंस, सबसे पहले तो ये रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इंडियन ओरिजिन कोई पर्सनालिटी अगर वो फॉरेन में जाता है और फॉरेन में पैसा जनरेट करता है, पैसा कमाता है, और वो पैसा फिर वो अपनी फैमिली को इंडिया में देता है वापिस, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस। और 2024 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश बना है इंडिया। ग्लोबल रेमिटेंस जितना भी हुआ है, उसमें 14.3% रेमिटेंस मात्र इंडिया के द्वारा रिसीव हुआ है, ध्यान में रखना है। और टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपेंट की अगर बात करूं 2024 के अंदर, तो सबसे ज्यादा इंडिया ने 129 बिलियन डॉलर 129 बिलियन डॉलर रेमिटेंस रिसीव किया 2024 के अंदर। सेकंड नंबर पे है मेक्सिको, 68 बिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे चाइना, 48 बिलियन डॉलर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे फिलीपाइंस, 40 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान, 33 बिलियन डॉलर, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। अभी ये रेमिटेंस रिसीव करना, हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करना, क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसको समझते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया, इंडिया लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है रेमिटेंस का 2024 के अंदर। 129 बिलियन डॉलर हमने रेमिटेंस रिसीव किया 2024 के अंदर। और सेकंड नंबर पे मेक्सिको, थर्ड चाइना, फोर्थ फिलीपाइंस, और फिफ्थ नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। रेमिटेंस किसको बोलते हैं? कि जो भी मनी भेजा जाता है, जो इंडियन इंडिविजुअल्स है, अगर वो अब्रॉड काम कर रहे हैं, वहां पे पैसा लेने करके जो इंडिया में वापिस भेजते हैं, उसको बोलते हैं रेमिटेंस, बराबर ना? ओके। और अगर मैं बात करूं, रेमिटेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? वो नेशनल इकोनॉमी को स्टेबिलाईज करती है, बराबर? रेमिटेंस है ना, हमारे जीडीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर ना? अगर मैं रेमिटेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो रेमिटेंस है हमारा, वो रिक्वायर्ड क्यों है? रेमिटेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को स्टेबिलाईज करता है, वो हमारी जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रेमिटेंस एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स को, सपोर्टिंग डेली लिविंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, बराबर ना? उसके अलावा डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रेमिटेंस ऑफन फंड स्मॉल बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फोस्टरिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, बराबर ना? तो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेमिटेंस पीपल टू पीपल, अभी देखो, जब एक व्यक्ति एक देश में से दूसरे देश में जाता है, तो कंट्री टू कंट्री और पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है, बराबर ना? तो कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो ये जो पैसा है वो फॉरेन से इंडिया लाने में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई लगता है, बराबर ना? उसके अलावा अगर ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव हो रहा है, मतलब हम ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं रेमिटेंस के ऊपर, हम इंडिया के अंदर कम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा, हमारी जो पॉपुलेशन है फॉरेन के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, बराबर ना? तो ज़्यादा रेमिटेंस वो डिपेंडेंट बना देता है हमको रेमिटेंस के ऊपर, और इसकी वजह से हम लोकल लेवल पे डेवलप नहीं हो पाते।
उसके अलावा जो रेगुलेटरी बैरियर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है रेमिटेंस के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स लगते हैं, कैन कंप्लीट एंड डिले द रेमिटेंस ट्रांसफर, बराबर ना। तो ये कुछ बैरियर्स है जो रेमिटेंस ट्रांसफर को डिले करते हैं, बराबर ना। तो कुछ चैलेंजेस है रेमिटेंस को रिसीव करने में, और कुछ फायदे भी हैं। और सिंपल भाषा में कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर बना है 2024 के अंदर, अभी तक का हाईएस्ट $129 बिलियन। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक शिप आईएनएस निर्देशक को इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया है। उसके बारे में पढ़ते हैं, आईएनएस निर्देशक, उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इंडियन नवल शिप निर्देशक इज अ सेकेंड शिप अंडर द सर्वे वेसल प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी। देखो, इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सर्वे वेसल प्रोजेक्ट, जहाँ पे नाम से पता चलता है कि ऐसी वेसल्स बनानी थी कि जो जस्ट सर्वे करने के लिए काम में आए, और उसके अंदर सेकेंड शिप बनाई है आईएनएस निर्देशक। और इट इज डिजाइन टू कंडक्ट द हाइड्रोग्राफिक सर्वे विच इज असिस्टेड इन नेविगेशन एंड सपोर्ट द मैरीटाइम ऑपरेशन। तो सर्वे करने के लिए ही ये शिप को डिजाइन किया गया है, नेविगेशन के अंदर असिस्ट करने के लिए, और उसके अलावा मैरीटाइम ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। ये जो शिप है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई है। ये जो संस्था है वो कोलकाता के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और ये जो शिप है उसके अंदर जो 80% कंटेंट है वो इंडिजिनियस कंटेंट है, मतलब आत्मनिर्भर भारत के अंदर में इसको बनाया गया है। और आईएनएस निर्देशक रिप्रेजेंट्स द री इनकारनेशन ऑफ द अर्स्ट वाइल इंडियन नवल शिप निर्देशक। देखो, ये जो आईएनएस निर्देशक है ना, वो पहले भी ये नाम से एक शिप थी आईएनएस निर्देशक, जिसने इंडियन नेवी को सर्व किया 32 ईयर्स तक, बराबर ना। और उसको डीकमीशन किया गया 2014 के अंदर, और उसी नाम के ऊपर से अभी ये सेकंड शिप लॉन्च की गई है आईएनएस निर्देशक, बराबर ना। ये जो निर्देशक नेम है उसका नाम ही क्या है, पाथ फाइंडर, जो निर्देश करे, जो डायरेक्ट करे, क्योंकि वो सर्वे करने के लिए बनाई गई है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्यों कंडक्ट करना है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये शिप को स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है ना वो फैसिलिटेट करता है रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन का। कि फॉर एग्जांपल कौन सी जगह पे मिनरल बहुत ज़्यादा है, कौन सी जगह पे फिशिंग हो सकता है, ये एक्सप्लोरेशन करने के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना बहुत जरूरी है। वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। उसके अलावा मेरीटाइम बाउंड्री डिलिमिटेशन को वो असिस्ट करते हैं। और हमारी जो नेशनल मैरीटाइम स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, बराबर ना। और वो कोस्टल टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई जगह पे फिशिंग का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो हम वहाँ पे टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा वो मैरीटाइम डिफेंस और सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, बराबर। सुनामी, फ्लड और जो जितने भी डिजास्टर वाले जो सिचुएशन आते हैं वहाँ पे भी वो हमको असिस्ट कर सकते हैं। कोस्टल जोन मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के। इसकी वजह से इस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक शिप बनाई गई है, आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक नाम की शिप हमारे पास ऑलरेडी थी, 32 साल का उसने सर्विस प्रोवाइड किया, और उसको डीकमीशन किया 2014 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर के द्वारा ये शिप को बनाया गया है, जो कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है। 80% कंटेंट इंडिजिनियस है, आत्मनिर्भर भारत के उसके अंदर में उसको बनाया गया है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।